बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस साल जो है ना जो टैक्सेस लगे हैं जायदाद की खरीदो फरोख्त पर, इंतकाल और रजिस्ट्री करवाने के लिए उसका जो है ना वो खास तयन नहीं हम लोगों से हो रहा, क्योंकि कई बार हमें सुनने में कुछ टैक्सेस के मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही है, कई बार सुनने में जो है ना उसके हट के जो है ना वो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इसके मतलब जो है ना आप हमारी रहनुमाई कर दें कि इस साल जब हम जायदाद की खरीदो फरोख्त करेंगे तो हमें जो है ना वो उसकी इंतकाल या रजिस्ट्री करवाने के लिए कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आज की हमारी वीडियो इसी के मतलब होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाकर आपका मसला हल करूंगा, आपकी रहनुमाई करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चले आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ। इस साल जो है ना वो गवर्नमेंट को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्सेस में जो है ना वो बेपनाह इजाफा करना चाह रही थी, लेकिन उनकी समझ में नहीं था आ रहा कि टैक्सेस को किस तरीके से जो है ना टैक्सेस के अंदर जो है ना वो बेपनाह इजाफा किया जाए ताकि अवाम से ज्यादा टैक्स वसूल हो और जो है ना वो गवर्नमेंट की जो है ना वो रेवेन्यू जो है ना वो ज्यादा जनरेट हो। तो सबसे पहले जब बजट में ऐलान किया गया तो बजट में ये ऐलान किया गया कि जो गेन टैक्स है, गेन टैक्स क्या होता है कि अगर कोई बंदा रकबे का मालिक है तो वो अपना रकबा सेल करता है तो उसके सेल करने पर उसको जो है ना वो गेन टैक्स पे करना होता है। उसकी जो है ना एक मखसूस मुद्दत होती है। पहले ये मुद्दत होती थी 4 साल, यानी 4 साल के अंदर अंदर अगर किसी बंदे ने रकबा खरीदा उसको वो दोबारा फरोख्त कर रहा है तो उसको वो गेन टैक्स जो फाइलर था उसको 1% और जो नॉन फाइलर था उसको 2% जो है ना वो अदा करना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपने बजट में ये ऐलान किया कि जो बंदा अपना रकबा सेल कर रहा है वो 6 साल की मुद्दत के अंदर अंदर अगर वो रकबा सेल करता है, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने रकबा खरीदा, पहले साल में उसने रकबा जो है ना वो खरीदा और उसी साल के अंदर वो रकबा सेल कर रहा है तो वो फिर गेन टैक्स कितना अदा करेगा, यानी वो 15% जो है ना वो गवर्नमेंट को गेन टैक्स की मद में जो है ना वो फी जमा करवाएगा। अगर उसने वो पहले साल नहीं सेल किया, दूसरे साल वो सेल कर रहा है तो वो फिर उसमें से जो है ना वो 2.5% यानी 2.5% जो है उसमें से 15% में से माइनस कर दिया जाएगा। तो बाकी जो है ना वो 12.5 यानी 12.5% जो है ना वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाएगा। इसी तरह अगर वो तीसरे साल में रकबा सेल करता है तो तीसरे साल में इसी तरह से 2.5% पहले साल का निकाल दिया, 2.5% जो है ना दूसरे साल का निकाल दिया, तो तीसरे साल में वो क्या करेगा जी 10% जो है ना वो गेन टैक्स जमा करवाएगा। इसी तरह अगर वो चौथे साल में अपना रकबा सेल करता है तो 3 सालों का जो है ना 2.5% जो है कैलकुलेट कर लेंगे, ये बनेगा 7.5%। तो 7.5% 15% में से निकाल देंगे तो ये 7.5% जो है ना बाकी जमा करवाएगा। तो इस तरह से करते करते क्या होगा कि 6 साल के बाद यानी 2.5% को 6 से ज़रब देंगे तो वो 15 बनेगा। तो अगर वो 6 साल के बाद अपना रकबा सेल करता है तो फिर उसको कोई भी जो है ना वो परसेंटेज जो है ना वो जमा नहीं करवानी पड़ेगी। और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कौन जमा करवाता है कि जो बंदा रकबा खरीदता है तो वो एडवांस टैक्स जमा करवाता था कि वो एडवांस टैक्स उसे हर ट्रांजैक्शन पे यानी जितनी बार वो रकबा खरीदेगा उतनी बार ही वो एडवांस टैक्स जमा करवाएगा। एडवांस टैक्स जो था वो फाइलर के लिए पिछला जो था 1% था और जो है वो नॉन फाइलर के लिए जो था वो 2% था। तो ऐलान गवर्नमेंट ने बजट में ये किया। फिर जब वो आपस में बैठे, उनकी दोबारा मीटिंग हुई, वो इजलास हुआ तो उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया इस तरह से तो जो है ना वो टैक्स तो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जो गेन टैक्स है, गेन टैक्स में 6 साल के बाद तो कोई टैक्स उसका जमा नहीं होगा। हमारा मेन मकसद तो ये कि टैक्स को कलेक्ट किया जाए, तो 6 साल बाद जो है ना वो टैक्स तो हमें तो नहीं मिलेगा। इस तरह से हम जो है टैक्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते। फिर इन्होंने क्या किया जी, फिर इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन पे जो है ना वो टैक्स को फिक्स कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि गेन टैक्स जो है ना वो हर ट्रांजैक्शन पे फिक्स कर दिया कि जब भी कोई भी बंदा 6 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद अपना रकबा सेल करेगा तो फिक्स उन्होंने जो है ना वो
4% जो है ना वो टैक्स लगा दिया उसके ऊपर कि जो बंदा नॉन फाइलर है जब वो अपना रकबा भेजेगा तो 4% गेन टैक्स जो है ना वो जमा करवाएगा। इसी तरह से एडवांस टैक्स जो है ना जब भी कोई बंदा रकबा खरीदेगा तो वो नॉन फाइलर जो है ना वो 7% जमा करवाएगा, अगर वो फाइलर है तो 2% जमा करवाएगा। इसी तरह से जो है ना वो गेन टैक्स में अगर फाइलर है तो 2% जमा करवाएगा, अगर नॉन फाइलर है तो 4% जमा करवाएगा। अब लोगों में ना बड़ी ये कशमकश चल रही थी कि जनाब बजट में कुछ ऐलान हुआ तो जब हम स्टाफ फरोश के पास जाते हैं तो वो हमें 7% 4% बताता है, किसी स्टाफ फरोश के पास जाते हैं वो हमें 5% और 4% बताता है। तो ये गट जो ना एक तरह की ना वो पेचीदगी पैदा हुई है, तो ये हमारी पेचीदगी दूर की जाए। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में अभी आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपने बै का, तबादले का, हिब्बे का, इस तरह का कोई इंतकाल वगैरह करवाना है तो फिर आपको कितनी फी जमा करवानी पड़ेगी। तो आते हैं जी आज की अपनी वीडियो की तरफ। ये हमारे पास जी शेड्यूल है जी, शेड्यूल फी इंतकालात बराए माली साल 2022 और 30। सबसे पहले नंबर पे क्या जी, इंतकाल किस्म। ये इंतकालात लिखे हुए हैं यानी इंतकालात की अकसाम लिखी हुई हैं। बै है, हिब्बा जायज़ वारसान है, हिब्बा जायज़ वारसान सिकनी वगैरह वगैरह, वरासत आर्डन, ये वो, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या जी, इंतकाल फी मुश्तरी। महकमा माल में मुश्तरी उस बंदे को कहा जाता है कि जो बंदा रकबा खरीद रहा होता है तो उसको महकमा माल में मुश्तरी का नाम दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी जिला कौंसल फी मुश्तरी, ठीक है। जिला कौंसल फी कौन सी होती है कि आपकी तहसील लेवल पर जो है ना वो टाउन कमेटी होती है, जिला लेवल पर जिला कौंसल होता है जो आपके अंदर जो है ना वो अपनी खिदमात फराम करता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए मुलाजम रखे होते हैं, या अगर उस टाउन के अंदर कोई मसला होता है उसकी कोई प्लानिंग वगैरह करनी होती है तो उसके लिए उन्होंने मुलाजमीन रखे हुए हैं। तो इस तरह की वो फैसिलिटीज आपको देते हैं, तो जिसकी वजह से वो 1% आपसे जो है ना वो जिला कौंसल फी आपको देना पड़ती है। आ जाता है जी अब FBR एडवांस टैक्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जी FBR एडवांस टैक्स होता क्या है। एडवांस टैक्स ये होता है कि किसी बंदे ने रकबा खरीदा, अब गवर्नमेंट ये कहती है कि इस बंदे ने अपनी सारी तमाम तर जरूरियात पूरी की, अपने घर के अखराजात, ठीक है, अपने यूटिलिटी एक्सपेंसेस वगैरह, घर के एक्सपेंसेस वगैरह, बाहर के एक्सपेंसेस वगैरह, यानी टोटली अखराजात करने के बाद इस बंदे के पास जो है ना इनकम जो है ना वो इजाफी पड़ी थी। उस इजाफी इनकम के बदले में इसने क्या किया कि इसने प्रॉपर्टी खरीद ली। तो अब जारी बात है इस बंदे ने अपने तमाम तर एक्सपेंसेस कंप्लीट करने के बाद इसके पास इजाफी इनकम थी, इसने प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें इसको बेनिफिट हुआ इसके पास क्योंकि इनकम ज्यादा थी। तो अब ये इजाफी इनकम से प्रॉपर्टी खरीद कर बेनिफिट ले रहा है तो इसका ये भी हक बनता है कि ये बंदा जो है गवर्नमेंट को अपनी इजाफी इनकम का टैक्स भी दे। तो उसके बदले में जो है ना वो गवर्नमेंट ने क्या किया कि FBR एडवांस टैक्स मुतारफ कराया, जिसको जो है वो 236K के नाम से जाना जाता है। ये जो बंदा रकबा खरीदता है उसको मुश्तरी कहते हैं, वो जमा करवाता है। इसी तरह से FBR गेन टैक्स है जिसको जो ना FBR वाले यानी महकमा माल वाले 236C के नाम से जानते हैं, और ये बाया जमा करवाता है। बाया कौन होता है? बाया वो बंदा होता है कि जो अपना रकबा सेल कर रहा होता है, उसको महकमा माल की जबान में बाया कहा जाता है। अब गेन टैक्स क्या होता है? गेन टैक्स ये होता है कि किसी बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी, अब वो प्रॉपर्टी अगर सेल कर रहा है तो उसमें उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है। गवर्नमेंट ये कहती है कि इसके सेल करने का मकसद ये है कि इसने प्रॉपर्टी कम पैसों में खरीदी और ये मुनाफा पर जो है ना इसको ज्यादा मुनाफा मिल रहा था, जिसकी वजह से अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। तो जारी बात है अगर ये प्रॉफिट कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, तो हक बनता है कि ये गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करे। उसकी मद में जो है ना वो बाया से यानी प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाले से FBR यानी गेन टैक्स लिया जाता है, जिसको 236C के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ जाती है सर्विस सेंटर फी होती है। सर्विस सेंटर फी होती है ये जो आप राजिद कार्ड सेंटर या DMM जो बने हुए हैं कंप्यूटर सेंटर, वहां पे जाके जो आप सर्विसेज लेते हैं उसकी मद में जो आपसे फी ली जाती है। और अब ये आ जाता है जी कुल फी, यानी इसकी टोटल फी जो है ना वो कितनी बनेगी। अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको फाइलर और नॉन फाइलर का जिक्र है। फाइलर कौन होता है? जिस बंदे का NTN नंबर बना होता है, नेशनल टैक्स नंबर बना होता है। नेशनल टैक्स नंबर कब बनता है? जो बंदा
हर साल जो है इनकम टैक्स की अपनी फाइल्स, रिटर्निंग फाइल जो है ना वो FBR को जमा करवाता है। टैक्स पेयर होता है, उसको जो है ना वो FBR में फाइलर कहा जाता है। नॉन फाइलर वो बंदा होता है कि जो हर साल जो है ना वो इनकम पर टैक्स जमा नहीं करवाता, वो जो है ना वो टैक्स पेयर नहीं होता, तो उसको नॉन फाइलर कहा जाता है। अब आ जाते हैं जी हम इंतकालात की इकसाम पर। सबसे पहले नंबर पे है जी बै महकमा माल में जो बंदा रकबा सेल कर रहा है, दूसरा बंदा रकबा खरीद रहा है, उस सेल करने वाले और खरीदने वाले के दरमियान जो ट्रांजैक्शन होती है बै की, उसको यानी खरीदो फरोख्त की जो ट्रांजैक्शन होती है, जिसके जरिए एक बंदे से रकबा मुंतकिल होकर दूसरे बंदे के नाम पर जा रहा होता है, उसको महकमा माल की जुबान में बै ज़बानी यानी बै इंतकाल कहा जाता है, या बै ज़बानी इंतकाल कहा जाता है, या खाली बै कहते हैं। ठीक है, अब बै की कितनी फी होती है? 3% होती है जी स्टैंप ड्यूटी, जो कि मुश्तरी ने जमा करवानी होती है। ये पहले भी 3% थी, अब भी 3% है। जिला कौंसल फी होती है, ये भी मुश्तरी ने जमा करवानी होती है, जो कि पहले भी 1% थी, अब भी 1% है। अब आ जाते हैं जी FBR एडवांस टैक्स पे। FBR एडवांस टैक्स में ये है कि अगर वो बंदा फाइलर है, ठीक है, तो फिर वो फी जमा करवाएगा 2%। उसको जो है ना वो बाकी 5% जो है ना वो इस वजह से छूट दे दी जाएगी, डिस्काउंट दे दी जाएगी कि ये बंदा टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट के साथ मुखलिस होकर चल रहा है, जो टैक्स बनता है अपनी पूरी ईमानदारी से जमा करवाता है। अगर वो बंदा नॉन टैक्स पेयर है यानी नॉन फाइलर है, तो वो बंदा फिर जो है ना वो 7% जमा करवाएगा, यानी 2% फाइलर को थी, तो 5% इजाफी इसलिए जमा करवा रहा है कि वो गवर्नमेंट के साथ मुखलिस होकर नहीं चल रहा है। हर साल वो टैक्स जमा नहीं करवाता, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उससे कलेक्टिवली इकट्ठा टैक्स 5% इजाफी चार्जेस में ले लेती है। ठीक है, तो ये भी मुश्तरी ने जमा करवाना होता है। तो गेन टैक्स जो है, अगर वो फाइलर है तो फिर वो 2% जमा करवाएगा, अगर नॉन फाइलर है तो फिर 4% ये बाया करवाएगा, यानी जो बंदा रकबा सेल कर रहा है ना वो जमा करवाएगा। और 500 रुपये जो है ना वो चार्जेस होते हैं, इसके सर्विस सेंटर चार्जेस होते हैं, जिस सेंटर में वो सर्विसेज ले रहा होता है उसके ये चार्जेस होते हैं। अब अगर नॉन फाइलर है तो कितनी फी वो जमा करवाएगा? 3% ये होगी, 1% ये 4% होगी, 4 और 7% यानी 11% ये फी होगी। ये फी 11% वो किस पे जमा करवाएगा कि जो DC रेट होता है ना, कि जो DC ने हर साल एक स्केड्यूल मेंटेन किया होता है, जिसको खसरा वैल्यूएशन टेबल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको शेड्यूल भी कहते हैं। उसके मुताबिक जो है ना वो बंदा जो है ना ये अपना 11% मुश्तरी जमा करवाएगा और 4% नॉन फाइलर जो है वो बाया जमा करवाएगा। अगर फाइलर है तो फाइलर कितनी जमा करवाएगा? 4% तो ये फिक्स होगी, उसके बाद 2% ये होगी, यानी 3 और 2 5% जमा करवाएगा। ठीक है, फाइलर मुश्तरी फाइलर जो होगा वो 5% जमा करवाएगा और बाया फाइलर जो होगा वो 2% जमा करवाएगा, बामुताबिक शेड्यूल जमा करवाएगा। इसी तरह से जनाब आगे आ जाता है जी हिब्बा जायज वारसान। दूसरी किस्म इसकी ये है, हिब्बा जायज वारसान ये होता है कि अगर कोई वारिस जो है यानी घर का सरबराह जो है अपने जायज वारसान यानी अपने बेटा बेटी बीवी वालद वालदा के नाम पर जरी रकबा को हिब्बा करना चाहता है, तो उसके लिए कितनी फी होगी? उसके लिए कंप्यूटर सेंटर में जो है ना वो 500 रुपये इंतकाल की फी होती है हिब्बा की, और 500 रुपये सर्विस चार्जेस होती है, यानी टोटल सिर्फ 1000 रुपये फी होती है। ठीक है, अगर वो रकबा 200 कनाल से कम है या 200 कनाल तक है यानी 25 एकड़ तक है, फिर तो वो 1000 रुपये जमा करवाएगा। अगर 25 एकड़ से ज्यादा है तो फिर उसको इजाफी फी जमा करवानी होगी, लेकिन मोस्टली जो है ना वो 25 एकड़ से कम ही होता है हिब्बा जायज वारसान। इस वजह से उसकी जो है ना वो कंप्यूटर सेंटर के अंदर उसकी फीस सिर्फ 1000 रुपये होगी। अगर ये आप पटवारी से करवाते हैं तो पटवारी की सिर्फ 300 रुपये फी होती है, उनका कोई सर्विस चार्जेस नहीं होते। इसी तरह से तीसरी किस्म आ जाती है, तीसरी किस्म है जो हिब्बा जायज वारसान सिकनी रकबा। सिकनी रकबा वो होता है कि जो राइश वाला रकबा होता है, अगर कोई राइश वाला रकबा है तो राइश वाला बंदा अपना रकबा जो है वो अपने किसी जायज वारिस के नाम पर करवा रहा है, तो उसके लिए उसको कितनी फी जमा करवानी पड़ती है? उसके लिए क्या है जी, अगर कोई हिब्बा क्या होता है जी, हिब्बा गिफ्ट करना को कहते हैं कि यानी कोई भी सरबरा जो है अपना रकबा किसी अपने वारिस को गिफ्ट कर रहा है, वो किसी उसकी बर्थडे के मौका पे भी हो सकता है, या उसके जो है वो उसने कोई अचीवमेंट लिया उसके मौका पर भी हो सकता है, किसी भी ओकेजन पर हो सकता है। ठीक है,
तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए 3% होती है जी इंतकाल फी, जिसको स्टैम्प ड्यूटी भी कहते हैं, ये इंतकाल की फी होती है, और 1% जिला कौंसिल होती है। इसके लिए ना तो एडवांस टैक्स होता है ना ही गेन टैक्स होता है। इसीलिए इसी तरह हिब्बा जायज वारसान पर भी ना एडवांस टैक्स होता है ना गेन टैक्स होता है। ये दोनों टैक्स क्यों नहीं लिए जाते, इनके ना लेने का मकसद क्या होता है? इनके ना लेने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि ये बंदा अपना रकबा अपने बेटे बेटी वालदा वालिद या बीवी को गिफ्ट कर रहा है, तो उसमें ये कोई मुनाफा नहीं ले रहा, ये अपनी खुशी से अपना रकबा उसको ये दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से जिस बंदे को रकबा दिया जा रहा है वो उसको रकबा जो है ना वो उससे वो यानी वो रकबा जो उसके पास आ रहा है ना वो बजरिया इनकम यानी पैसों का वो रकबा नहीं ले रहा, तो उसको तो रकबा गिफ्ट किया जा रहा है। इसलिए जब रकबा गिफ्ट किया जाता है तो उसके लिए जो है वो बाया होता है, जो रकबा गिफ्ट कर रहा होता है उसको वाहब कहा जाता है महकमा माल की ज़बान में। तो वो बंदा उसको कोई पैसे वगैरह नहीं मिल रहे, इसलिए गवर्नमेंट उससे जो है ना वो टैक्स भी नहीं लेती कि इसने कौन सा पैसे लेकर ये रकबा जो है ना वो गिफ्ट किया। इसी तरह जिसको रकबा गिफ्ट हो रहा होता है तो वो पैसे देकर रकबा ले जो है ना वो ले नहीं रहा होता, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि इसको तो रकबा गिफ्ट हुआ है, इसको कौन सा कोई इनकम आई है या इसने कोई मुनाफा कमाया या इसने इनकम दी है बाया को, इस वजह से जो है ना उससे एडवांस टैक्स भी नहीं लिया जाता। तो हिब्बा जायज वारसान सिकनी के लिए सिर्फ 4% फी होती है जो जमा करवानी होती है। साथ में अगर आप कंप्यूटर सेंटर से करवाएंगे तो 500 रुपये सर्विस चार्जेस होते हैं, अगर पटवारी से करवाएंगे तो 300 रुपये सर्विस चार्जेस होते हैं। ये 4% फी जो है वो किस पे कैलकुलेट की जाएगी? जो डीसी रेट होगा, खसरा वैल्यूएशन टेबल होगा, जो हर साल जो है ना डीसी यानी जो शेड्यूल रेट तय किया जाता है उसके मुताबिक जो रेट निकलेगा, उसका शेड्यूल रेट जो होगा उसका 4% जो है ना वो उसके मुताबिक। मिसाल के तौर पर रकबे का 10 लाख रुपए शेड्यूल रेट है तो 4% उसका बनेगा जी 1 लाख का बनेगा 4000 और 10 लाख का बन जाएगा 40,000। तो 40,000 ये और 500 रुपये ये यानी 40,500 रुपये में ये जो है इसकी इंतकाल होगा। इसी तरह से आ जाता है जी हिब्बा गैर वारसान। हिब्बा गैर वारसान कौन सा होता है जी? हिब्बा गैर वारसान ये होता है कि कोई भी बंदा अपना रकबा किसी अपने ऐसे वारिस को गिफ्ट करता है जो उसका गैर वारिस। मिसाल के तौर पर कोई बहन अपना रकबा जो है अपने भाई को गिफ्ट करती है, क्योंकि बहन की जब शादी होगी तो उस जिस घर में उसकी शादी होगी उस घर में जाकर उसका खानदान जो है वो मरतब होगा, वो उस घर की ही मेंबर गिनी जाएगी, तो उसको वो उसकी विरासत की हकदार होगी। बाई की जो है ना वो जायज वारसान नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि बाई की जब शादी होगी तो उसकी बीवी आएगी तो उसकी बीवी उसकी जो है ना वो उसकी जायदाद की वारिस होगी, ठीक है। इस यानी बहन जो है वो बाई को जो है ना वो हिब्बा अगर करेगी तो वो गैर वारसान में आएगा, बाई जो है वो बहन को हिब्बा करेगा तो वो गैर वारसान में आएगा। इसी तरह से अगर दादा जो है वो अपने पोते को जो हिब्बा करता है, अगर उसका बेटा जिंदा है तो वो अपने पोते को हिब्बा करता है तो वो भी जो है ना वो गैर वारसान में आएगा। अगर उसका वालिद फोत यानी उस बेटे दादे का बेटा फोत हो जाता है तो वो अपने पोते को डायरेक्ट जो हिब्बा करता है तो फिर वो जायज वारसान में आ जाएगा। तो गैर वारसान की सूरत में क्या होगा कि गैर वारसान की सूरत में जो बेज़बानी इंतकार पर जितनी फी लगती है उतनी ही फी जो है ना वो हिब्बा गैर वारसान में लगेगी, ठीक है। तो 3% होगी स्टैम्प ड्यूटी जो मुश्तरी देगा, यानी जिसको रकबा गिफ्ट हो रहा है वो देगा। 1% जिला कौंसिल फी होती है वो भी मुश्तरी देगा। अगर मुश्तरी नॉन फाइलर है तो 7% देगा, अगर वो फाइलर है तो 2% एडवांस टैक्स जमा करवाएगा। और जो बंदा गिफ्ट कर रहा है अगर वो फाइलर है तो 2% फी जमा करवाएगा, अगर नॉन फाइलर है तो 4% फी जमा करवाएगा। और सर्विस चार्जेस जो होंगे, सर्विस सेंटर फी होगी वो 500 रुपये होगी। अगर पटवारी के पास से होता है तो सिर्फ उसके 300 रुपये सर्विस चार्जेस होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है जी विरासत। विरासत क्या होती है कि विरासत ये होती है कि अगर कोई घर का सरबराह फोत हो जाता है, मिसाल के तौर पर वालिद वालदा फोत हो जाती है, तो उसके नाम पर जो रकबा होता है तो उसके जो जायज़ वारसान होते हैं, उसके बेटा बेटी, उसका बीवी, उसके वालिदैन जो है वो उस रकबे की विरासत करवाते हैं। विरासत का इंतकाल होकर जो है ना वो जितना रकबा मुतवफ़ी होता है उससे जो कन्वर्ट होकर जो है ना उसके औलाद, उसके बेवा और उसके वालिदैन के नाम पर लग जाता है। तो उसकी फ़ी कितनी होती है? 500 रुपये इंतकाल की फ़ी होती है और 500 रुपये जो है ना वो सर्विस चार्जेस होते हैं, कंप्यूटर सेंटर के चार्जेस होते हैं। तो 1000 रुपये सिर्फ विरासत की फ़ी होती है, इसके अलावा इसकी कोई फ़ी नहीं होती।
पटवारी से आप शजरा बनवाएं तो उसकी कोई फ़ी नहीं होती, कोई भी फील्ड रिपोर्ट ले उसकी कोई फ़ी नहीं होती, टोटल 1000 रुपये फ़ी होती है। अगर यही विरासत आप पटवारी के पास करवाने जाएंगे तो उसकी सिर्फ 300 रुपये फ़ी होगी और सर्विस सेंटर चार्जेस उसके कुछ नहीं होंगे। उसके बाद आ जाता है जी आरडन। आरडन क्या होता है जी, अगर आप किसी बैंक से कर्जा लेते हैं तो बैंक आपसे डिमांड करता है कि आपका जो रकबा है वो अपना रकबा आप बैंक के नाम पर आरडन की मद में कन्वर्ट करवाएं तो फिर हम आपको कर्जा देंगे। तो आरडन करवाने के लिए भी सिर्फ 500 रुपये फ़ी इंतकाल की होती है और 500 रुपये सर्विस चार्जेस होते हैं, टोटल 1000 रुपये फ़ी होती है। इसके अलावा कोई फ़ी नहीं होती। अगर पटवारी से करवाएंगे तो सिर्फ 300 रुपये फ़ी होगी, इसके अलावा कोई फ़ी नहीं होती। इसी तरह से आ जाता है जी फक आरडन। फक आरडन क्या होता है कि आपने बैंक से कर्जा लिया था और बैंक प्लाज करवाया था, यानी आपने अपना रकबा बैंक के नाम पर बजरिया आरडन कन्वर्ट करवाया था। अब आपने बैंक के पैसे वापस कर दिए तो बैंक ने जो ना इजाजत दे दी है कि आप अपना रकबा जाके फक आरडन का इंतकाल करवा के अपना रकबा अपने नाम पर बजरिया फक आरडन करवा के अपने नाम पर मुंतकिल करवा सकते हैं। तो उसकी भी 500 रुपये इंतकाल की फ़ी होती है, 500 रुपये जो है वो सर्विस सेंटर चार्जेस होते हैं, 1000 रुपये सिर्फ उसकी फ़ी होती है, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होते। अगर यही आप फक आरडन का इंतकाल पटवारी से करवाएंगे तो उसकी सिर्फ फ़ी 300 रुपये होती है। उसके बाद आ जाता है तकसीम। अगर आप तकसीम करवाते हैं तो तकसीम की जो है वो फ़ी जो है ना, तकसीम क्या होती है कि आप किसी खेवड़ में मालक हैं तो आप चाह रहे हैं कि आप जो है ना अपने रकबे की तकसीम करवाएं कि जितना जितना रकबा आपका जिस खसरा में जितना जितना बन रहा है वो आपका रकबा आपसे अलग हो जाए, यानी उसकी तकसीम हो जाए, वो रकबा आपको लहदा मिल जाए। तो उसकी इंतकाल की फ़ी जो है ना वो सिर्फ 500 रुपये होती है, 500 रुपये सर्विस सेंटर चार्जेस होते हैं और 1000 रुपये जो है टोटल इसकी फ़ी होती है। अगर ये पटवारी से करवाएंगे तो इसकी सिर्फ 300 रुपये फ़ी होती है। उसके बाद आ जाता है तबादले का इंतकाल। तबादला क्या होता है कि तबादला ये होता है कि दो फ्रीकैन है, उनका जो है ना वो एक ही गांव में मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना वो रकबा आ रहा है। तो पहला फ्रीक जो है ना वो दूसरे फ्रीक से बात करेगा, वो बोलेगा कि यार मेरा वाला जो रकबा है ना वो आपके घर के पास है और आपका जो रकबा है ना वो मेरे घर के पास है। हम क्या करते हैं कि हम आपस में रकबे का तबादला कर लेते हैं ताकि आप अपने घर से निकलो और जो मेरे वाला रकबा वो आपको मिल जाए, आप उस रकबे में खेती बाड़ी करो। जब मैं अपने घर से निकलूं और जो आपके वाला रकबा वो मेरे पास आ जाए, मैं वहां पे जाके खेती बाड़ी कर लूं। हम अपने रकबे के नज़दीक भी रहेंगे, उसकी देखभाल भी कर सकेंगे, हमारी फसल भी अच्छी होगी और हमारा जो है ना इतनी दूर का चक्कर भी बच जाएगा। इस तरह से वो आपस में ज़मीन का तबादला कर लेते हैं। उसके लिए तबादले का इंतकाल होता है। तबादले के इंतकाल के लिए कितनी फ़ी होती है? 3% जो है ना वो मुश्तरी ने फ़ी जमा करवानी होती है। तबादले के इंतकाल में क्या होता है कि दोनों फ्रीकैन जो है ना इक्वल फ़ी जमा करवाते हैं, ठीक है। यानी फ्रीक A1 और फ्रीक 2 दोनों जो है ना वो 3% जो है ना वो मुश्तरी बन के फ़ी जमा करवाएंगे, ठीक है। 1% जो है ना वो जिला कौंसल की जो होती है वो तबादले में माफ़ होती है, तबादले में जिला कौंसल फ़ी नहीं ली जाती, ठीक है, क्योंकि वो रकबा उसी टाउन के अंदर है। वो रकबा सेल नहीं कर रहे बल्कि तबादला कर रहे हैं। तबादले से क्या होगा कि उसका रकबा भी वहीं रहेगा, उसका रकबा भी वहीं रहेगा, तो उसमें कोई कमी बेशी नहीं हो रही, इस वजह से जिला कौंसल फ़ी माफ़ होती है। अगर तो मुश्तरी में से दोनों में से कोई फाइलर है तो वो एडवांस टैक्स जो है ना वो 2% जमा करवाएगा। अगर नॉन फाइलर है तो वो एडवांस टैक्स जो है ना वो 7% जमा करवाएगा। इसी तरह से अगर बाया फाइलर है तो वो जो है ना वो गेन टैक्स जो है ना वो 2% जमा करवाएगा। अगर नॉन फाइलर है तो वो 4% जमा करवाएगा। अब उसमें क्या है कि इसमें अब तबादले में टोटल कितनी फ़ी जमा करवानी पड़ेगी? अगर नॉन फाइलर है 3% ये और 7% ये 10% और 4% ये, यानी 14% ये फ़ी जमा करवानी पड़ेगी। मुताबिक शेड्यूल होगी, यानी जो DC रेट होता है जिसको खसरा वैल्यूएशन टेबल भी कहा जाता है, उसके मुताबिक जो है ना वो 14% जमा करवाएगा। अगर नॉन फाइलर है तो 3% ये, 2% एडवांस टैक्स और 2% ये, यानी 3, 2, 5 और 7% जो है ना वो फ़ी जमा करवाएंगे। तो ये फ्रीक अव्वल और फ्रीक दोनों जमा करवाएंगे, ठीक है। दोनों जमा करवा के दोनों लहदा जो है इनका इंतकाल होगा और यहाँ इनकी रजिस्ट्री होगी। इश्तराक का इंतकाल। इश्तराक क्या होता है? इश्तराक ये होता है कि एक बंदे का रकबा जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे फैला हुआ है, तो वो क्या करता है, वो महकमा माल से रिक्वेस्ट करता है कि मेरा रकबा जो है ना मुख्तलिफ जगह में फैला हुआ है,
तो मैं उसका इश्तराक करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा रकबा इकट्ठा हो के ना एक ही खेवड़ के अंडर आ जाए, तो मेरा रिकॉर्ड जो है ना वो एक ही खेवड़ में जो है ना सारा जम हो जाए। तो उसके लिए इश्तराक का इंतकाल करवाना पड़ता है। इश्तराक के इंतकाल के लिए जो है ना वो जो फ़ी होती है वो इंतकाल की फ़ीस 500 रुपये होती है, और सर्विस सेंटर चार्जेस जो है ना वो 500 होते हैं, और टोटल फ़ी 1000 होती है। अगर ये पटवारी से होगा, मैनुअल है, तो इसकी फ़ीस सिर्फ 300 रुपये होगी। इसके बाद आ जाता है डिग्री। डिग्री क्या होती है कि अदालत कोई भी डिग्री जो है ना वो पास कर देती है, तो वो फिर अदालत अब बजरिया नुमाइंदा या साइल खुद डिग्री को लेकर उसका अमल दरामद करवाने के लिए राजी रिकॉर्ड सेंटर या पटवारी के पास आता है। तो उसकी फ़ी कितनी होती है? उसकी फ़ी होती है जी 4% फ़ी होती है जी, स्टैंप ड्यूटी जिसको कहते हैं, इंतकाल फ़ी होती है। अगर वो जो है साइल जो है वो फाइलर है तो वो 2% जमा करवाएगा एडवांस टैक्स, और जिस बंदे से बाया से जो रकबा आ रहा है 2% जो है ना अदालत जो है ना उसको बोलेगी कि 2% आप जमा करवाए, यानी बाया जमा करवाएगा 2%, ठीक है। अगर वो नॉन फाइलर है तो फिर वो 7% एडवांस टैक्स जमा करवाएगा, और बाया अगर नॉन फाइलर है तो 4% जमा करवाएगा। इस तरह से डिग्री की फ़ी जमा होगी। 500 रुपये जो सर्विस सेंटर चार्जेस होंगे, मुताबिक शेड्यूल रेट होगी, जो DC रेट होता है उसकी होगी, तो उसके मुताबिक जो है ना वो जमा करवानी पड़ेगी। अब आ जाता है जी दुरुस्त की नाम। किसी बंदे का अगर महकमा माल के अंदर नाम में गलती है, उसके रकबा दुरुस्त नहीं लिखा हुआ, उसके वल्दियत में गलती है, उसके शनाख्ती कार्ड में कोई मिस्टेक आ रही है, उसके हिस्सेस दुरुस्त नहीं लिखे हुए, तो इस तरह का अगर कोई भी मसला आ जाता है तो महकमा माल के अंदर इसकी 1 रुपया भी फ़ी नहीं है। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपकी नाम की दुरुस्तगी होती है, इसकी कोई फ़ी नहीं है, 0 फ़ी है इसकी, ठीक है। तो अगर आप लोग एजेंट के हाथों चढ़ जाते हैं तो वो आपसे नाम दुरुस्तगी के कई हज़ारों रुपए जो है ना वो आपसे ले लेते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया कि इसकी कोई फ़ी नहीं है। अब आ जाते हैं जी फरदात फीस। फरदात की फ़ीस कितनी है जी? कंप्यूटर सेंटर के अंदर, कंप्यूटर सेंटर के अंदर आप जो फ़र्द ले रहे हैं उस फ़र्द के अंदर जितनी खतूनियाँ की आप फ़र्द ले रहे हैं, फ़ी खतूनी 50 रुपये चार्ज होगी। अगर आपकी खतूनियाँ मिसाल के तौर पर आपकी खतूनियाँ 1 खतूनी है तो उसकी 50 रुपये फ़ी, और 350 रुपये जो है ना वो सर्विस चार्जेस हैं 350 रुपये, टोटल फ़ी आपकी 400 रुपये बनेगी। तो आप जो है ना फ़र्द लेने जाते हैं तो आप अपनी खतूनियाँ काउंट कर लें, प्लस 350 रुपये चार्ज कर लें, तो जितनी आपकी ये फ़ी आएगी उतनी ही गवर्नमेंट की फ़ी बनती है। अगर आपसे इससे ज़्यादा कोई चार्ज करता है तो आप फ़ौरन उसको बोलें जी फ़ी हमारी इतनी बनती है, उसकी कोई रसीद दें, हमें कोई सबूत दें, तो वो खुद ही बंदा आपको रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। एक्सप्रेस सर्विस चार्जेस क्या है जी? एक्सप्रेस क्या है जी कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने जो है ना वो एक सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई है कि कुछ VIP लोग होते हैं, कुछ MNA MPAs होते हैं, या कुछ बिजनेसमैन होते हैं, या कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जो 1 मिनट भी जो है ना वो स्टे करना जो मुनासिब नहीं समझते। तो उन VIPs के लिए क्या किया हुआ है कि महकमा माल में एक्सप्रेस सर्विस चार्जेस जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि वो बंदा क्या करे कि इजाफी चार्जेस 1500 रुपये जो है ना वो पे करे, यानी इन चार्जेस को छोड़ के, ये तो हर बंदे नहीं पे करने हैं नॉर्मल पे, उसके अलावा इजाफी 1500 रुपये पे करेंगे तो उनको उसी वक्त अर्जेंट फ़र्द देकर उनको फ़र्क कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई बंदा इंतकाल करवाना चाह रहा है, वो बजरिया टोकन नहीं आना चाह रहा, लाइन में नहीं लगना चाह रहा, क्यू में नहीं लगना चाह रहा, तो उसके लिए 5000 रुपये ये इजाफी चार्जेस वो पे करेंगे। तो वो इजाफी चार्जेस पे करके वो जो अपना इंतकाल करवा के वो चले जाएंगे। उसके बाद नीचे जी नोट दिया हुआ जी 2 कनाल या इससे कम रकबा सिकनी रकबा में शुमार होगा, और फीस सिकनी रकबा के तबार से वसूल की जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी रकबे का इंतकाल करवाना चाह रहे हैं, अगर वो 2 कनाल से कम है तो गवर्नमेंट ने इस पर शर्त लागू कर दिया कि अगर बंदा कोई 2 कनाल से कम रकबा खरीद रहा है तो उसका मकसद जो है ना वहाँ पे कोई रैश वगैरह रखना है, उसको तमीर करना है, वो ज़री मकासद के लिए रकबा नहीं खरीद रहा, क्योंकि अगर वो ज़री मकासद के लिए रकबा खरीदे तो वो 2 कनाल से ज़्यादा खरीदेगा। इसलिए अगर 2 कनाल से कम रकबा खरीदता है तो उसको सिकनी रेट यानी रायशी शेड्यूल रेट के मुताबिक उसका इंतकाल होगा। अगर 2 कनाल या 2 कनाल से ज़्यादा रकबा खरीदता है तो फिर उसका जो है ना वो ज़री रेट जो है ना वो शेड्यूल रेट के मुताबिक लागू होगा। फरदात और इंतकालात फीस राजी रिकॉर्ड सेंटर मौजूदा बैंक ऑफ पंजाब काउंटर में जमा होगी। जी आप जो है ना राजी रिकॉर्ड सेंटर जाते हैं ना तो उसके जैसे ही इंटर होते हैं तो उसके मेन गेट के साथ ही जो BOP का जो है ना वो एक नुमाइंदा बैठा हुआ है, वहाँ पे जो है ना वो फीसेस जमा होती हैं फरदात और इंतकालात की। जबकि ज़िला कौंसल फ़ी और FBR टैक्स जो है ना वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा होंगे।
बैंक के अलावा किसी भी शख्स को रकम अदा ना करें। ये जो आपका ज़िला कौंसल फ़ी होती है, ये आप ज़िला कौंसल ऑफिस जाएंगे, वो आपको चालान बना के दे देंगे, ये आप जाके नेशनल बैंक में जमा करवाएंगे। इसके अलावा FBR टैक्स जो है ना, इसके भी चालान बनते हैं, ये जाके नेशनल बैंक में जमा होती है। तो किसी को जो है ना वो नेट कैश ना दे, बैंक में जमा होती है, उन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है। फाइलर को जो है ना एक्टिव टैक्स पेयर और नॉन फाइलर को जो है ना इन एक्टिव टैक्स पेयर पढ़ा और समझा जाएगा, जो मैंने ऊपर आपको तफसील से बता दिया है। तो ये जी जो फीसिस हैं, जो फीसिस में इजाफा हुआ है, तो मैंने आपको तफसील से बता दिया है कि पुरानी फीसिस कितनी होती थी, नई फीसिस कितनी है। अब इससे ज़्यादा आपसे कोई अगर फ़ी की डिमांड करता है तो वो उसको आप फ़ी ना दें, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो आपसे इजाफी फ़ीस लेके आपके साथ धोखा करेगा, आपकी फ़ीस खा जाएगा। तो जनरली जो फीस बनती थी वो मैंने आपको क्लियर कट बता दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।